जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बच्चों आज की क्लास में हम बायोलॉजी का टॉपिक करने वाले हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑलरेडी लेट हो चुके, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस जीव में उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल मिलती है? फ्लेम सेल किसमें मिलेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव फ्लेम सेल फॉर एक्सक्रीशन? पढ़ चुके हो, 5 जगत वर्गीकरण सबने पढ़ा है, इसका उत्तर मुझे सभी की तरफ से चाहिए। क्या आंसर होगा? फ्लैट वॉर्म में, राउंड वॉर्म में, हुक वॉर्म में, पिन वॉर्म में? तो आप सभी को पता होगा कि फ्लेम सेल आपने कहाँ पढ़ी थी। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। फ्लैट वॉर्म में मिलती है, क्यों? ये प्लेटी हेलमिन्थिस में आता है बेटा। कहाँ पर? प्लेटी हेलमिन्थिस में आता है, और प्लेटी हेलमिन्थिस वाले जीव आपका फ्लैट वॉर्म है। राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, इन सब की बात करें तो ये नेमाटोडा वाले जीव हैं, नेमाटोडा वाले जीव हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, कहाँ कहाँ आपने एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए क्या क्या पढ़ा था? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में कोई स्पेशल अंग नहीं थे, ये डिफ्यूजन विस्तरण कर रहे थे। प्लेटी हेलमिन्थिस की बात करें जिसमें चपटे कृमि आते हैं, उसमें हमने फ्लेम सेल देखी थी। नेमाटोडा में डिफ्यूजन किया जा रहा था, एक्सक्रीशन त्वचा के माध्यम से। एनेलिडा में नेफ्रिडिया था, और आर्थ्रोपोडा में मालफिगियन ट्यूबल थी, और मोलास्का में फीदर लाइक गिल्स भी थे। और फीदर लाइक गिल्स के अलावा मेटानेफ्रिडिया भी यहां पर याद होना चाहिए आपको, मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। फीदर लाइक गिल्स आए तो वो टिक कर देना, मेटानेफ्रिडिया आए तो आप ये भी टिक कर सकते हो। ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा में डिफ्यूजन, और कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेटा वाले जीवों में क्या थी बेटा? किडनी। मछली हो, रेप्टाइल हो, सरीसृप हो या मैमल हो, सब में क्या थी बेटा? किडनी थी, आप सब पढ़ चुके हैं। चलिए तो ये एक बार देख लो ताकि हम आगे क्वेश्चंस इनके सॉल्व करेंगे। मोलास्का के उत्सर्जन अंग का नाम बता दो। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द मोलास्का आर, क्या है बेटा? अभी मैंने बताया, मेटानेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या पाया जाता है बेटा? वो प्रसाद राठौर, वो किडनी जैसी संरचना है जिनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगी, उन्हें किडनी नहीं कहते हैं, किडनी के जैसे होते हैं। ठीक है, किडनी के जैसे होते हैं, हम देखेंगे आगे, उसका नाम इसी क्वेश्चन के बाद आपको बताती हूँ मैं क्या है वो। तो क्या है बेटा इसमें? क्या है? मेटानेफ्रिडिया, बिल्कुल सही। फीदर लाइक गिल्स आए तो वो करेक्ट कर दो, वो नहीं मिले तो मेटानेफ्रिडिया, और मेटानेफ्रिडिया भी ना मिले तो क्या होना चाहिए? ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोलास्का का उत्सर्जन अंग है? 3 अंग के नाम याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द मोलास्का? कॉक्सल ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ बोजानस, बोजनस, हरित ग्रंथियां या गुर्दे? शिवम उसको टाइम लगेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम, रिवीजन में वो भी बन जाएगी, तो आ जाएगी बेटा, है ना। ट्राई करती हूँ मैं, फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा करके रेडी कर दिया जाएगा उसको। क्या है बेटा? बोजनस, जो आप बोल रहे हैं ना बेटा, 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है मोलास्का में, तो किडनी के जैसा संरचना जो आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो यही है, किडनी नहीं लिखना है। बोजानस, बोजनस याद रखना, मेटानेफ्रिडिया याद रखना, बोजनस याद रखना, और फीदर लाइक गिल्स याद रखना। 3 चीजें मोलास्का में आपको याद रखनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, बोजानस को भी लिख लेते हैं। एक और इसमें ऐड कर लो, पहला, दूसरा और तीसरा है बोजानस। ठीक है, ये 3 चीजें और आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव में उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? Which organ is primarily responsible for the excretion of metabolic waste product in the human? बहुत आसान प्रश्न है बेटा, सभी एक्सक्रेट, हम यकृत से भी एक्सक्रीशन करते हैं, यहाँ से भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ बनता है, ये भी हमारे उत्सर्जन में मदद करता है। किडनी भी करती है, फेफड़े भी करते हैं, त्वचा भी करती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या बेटा? मेन
प्राइमरी प्राथमिक अंग पूछा है। क्या पूछा है बेटा? प्राथमिक अंग पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना। वैसे तो किडनी पता ही है कि मैडम यही एक्सक्रीशन करेगी, लेकिन ये भी एक्सक्रीट करते हैं मटेरियल्स, ये भी गंदगी बाहर निकालते हैं हमारे शरीर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है? एक्सक्रीशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन कौन करता है बेटा एक्सक्रीशन? कौन कौन करेगा? त्वचा करती है, किडनी करेगी, फेफड़े करेंगे, या सभी करते हैं? कौन करता है? सिर्फ किडनी नहीं करती है, सिर्फ किडनी ही नहीं करती है, बिल्कुल जिनके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन डी, सभी करते हैं बेटा, सभी एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे मैडम? तो चलिए जरा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेन तो हमारा प्राइमरी ऑर्गन जो है, मुख्य अंग जो है बेटा, वो तो है हमारा किडनी यानी कि गुर्दा, जो हमारा यूरिन बनाता है। यूरिन कहाँ पर बनती है अगर पूछे तो किडनी में बनती है मैडम। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और लंग्स में क्या होता है? फेफड़ों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उसके साथ थोड़ी मात्रा में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। आपने देखा होगा, आप ठंडी के दिनों में जब सांस छोड़ते हैं, किसी ग्लास के ऊपर सांस छोड़ोगे, मुंह से नहीं नाक से छोड़ोगे या मुंह से भी छोड़ोगे थोड़ी बहुत, तो थोड़ी सी वेपर यानी कि पानी की मात्रा, वाष्प की मात्रा गैस के रूप में निकलती है, तो वो फेफड़ों से निकलती है हमारे। लीवर का काम क्या है? तो लीवर क्या करता है बेटा? आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला, जहरीला, खतरनाक है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लीवर इसको यूरिया में बदल देता है और यूरिया यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इंटेस्टाइन में भी एक्सक्रीशन होता है मटेरियल का। कौन? अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे आप काइल बोलते हो। याद आ रहा है? काइम कहाँ पर था बेटा? काइम हमारा अमाशय में था। याद आ रहा है सभी को? अमाशय में खाने को, पचे हुए खाने को काइम कहते हैं। छोटी आंत में काइल कहलाता है। तो ये जो काइल बना रही है, बड़ी आंत में काइल जो आ रहा है आपका, ये अपचित भोजन काइल, ये भी निकलता है, ये भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। स्किन, स्किन से पसीना निकलता है। तेल निकलता है जिसे हम सिबम बोलते हैं। ऑयली स्किन होती है ना, तेल निकलता है जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? सिबम बोलते हो, सिबम ऑयल। और यहाँ पर पसीना, और पसीने के माध्यम से, पसीने में क्या है? पानी है और लवण है। क्या है? पानी है और लवण है। और बिल्कुल सही विक्की, ऑर्निथाइन साइकिल यूरिया बनाने की साइकिल का नाम है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यूरिया बनाने की साइकिल क्या है आपकी? ऑर्निथिनाइन, ऑर्निथिनाइन, ऑर्निथिनाइन साइकिल। इस साइकिल से क्या बनता है बेटा? यूरिया बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। पसीने में क्या मिलता है बेटा? पसीने में क्या है? पसीने में क्या है? क्या रहता है पसीने में? हमारा जो स्वेट है, स्वेट में क्या होता है? पानी होता है, प्योर पानी होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट तथा पानी होता है, जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होता है पसीने में? अभी हमने डिस्कस करा, ये सारे एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हैं। पसीना भी हमारा एक्सर्शन यानी कि उत्सर्जन ही करता है। बिल्कुल सही, जिन बच्चों के आंसर आए मैडम, जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं पसीने में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का प्रमुख रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट? अब हमारी बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, पसीना है, तेल बनता है सिबम के फॉर्म में, और यूरिन बनती है ना, और यूरिया बनता है और काइल बनता है। तो इनमें से किसमें नाइट्रोजन नहीं होगा? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ वो होंगे जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो पहला ऑप्शन अमोनिया, मैडम नाइट्रोजन होता है, NH3 होता है इसमें। तो मैडम यूरिया, CO, NH2 मैडम इसमें भी नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और यूरिक एसिड
यूरिक एसिड में भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ही है ये, ठीक है। ये हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं, कौन करते हैं, यूरिकोटैलिक वाले जीव करेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अमोनिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल एक उत्सर्जी पदार्थ है ना। अब इसमें से सबसे जो खतरनाक है बेटा वो अमोनिया है, सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया है, उससे थोड़ा सा कम विषैला यूरिया है, और उससे कम, सबसे कम विषैला पूछे तो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। और जो जानवर, जो जीव अमोनिया को निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया से ही नाम बन रहा है अमोनियोटैलिक, और विधि क्या होती है, अमोनियोटैलिज्म कहलाती है। विधि बोले तो अमोनियोटैलिज्म, और जीव का नाम पूछे तो अमोनियोटैलिक कहते हैं। और जो जीव यूरिया निकालते उन्हें यूरिया नाम आना चाहिए, यूरियोटैलिक कहा जाता है, और इन्हें यूरियोटैलिज्म प्रोसेस का नाम, विधि पूछे तो यूरियोटैलिज्म और जीव पूछे तो यूरियोटैलिक, कंफ्यूज मत होना, यूरियोटैलिक। और यूरिक एसिड निकालने वाले को यूरिकोटैलिक कहा जाता है, और यूरिकोटैलिज्म विधि का नाम है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये बात कर चुके हैं हम। पानी, बेटा अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसीलिए अमोनिया कौन निकालेंगे, पानी में रहने वाले जीव निकालेंगे। तो इसके अंदर उदाहरण कौन से आएंगे, एग्जाम्पल कौन से आते हैं बेटा, जो पानी वाले जीव हैं वो क्या निकालते हैं, तो किसी एक जीव का नाम पूछ ले, मछली का नाम पूछ ले, बॉनी फिश का नाम पूछ ले, तो वो क्या निकालती है, अमोनिया निकालती है, ठीक है। तो पानी में रहने वाले जीव किसका एक्सक्रीशन करते हैं बेटा, अमोनिया का करते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, धरती पर रहने वाले जीवों के बस की बात नहीं है, है ना। और इसके लिए बहुत पानी चाहिए, इसके लिए मीडियम पानी, जैसे कि हम पीते रहते हैं ना, हमारे लिए भी पानी बहुत चाहिए, हमारे लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मीडियम पानी चाहिए। इसके लिए बहुत कम, लीस्ट पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत कम पानी। और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है ना, उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, जैसे हमारी यूरिन लिक्विड फॉर्म में रहती है ना, लिक्विड रहती है, द्रव पदार्थ के रूप में रहती है। इनकी जो यूरिन है गोलियों जैसी, पेस्ट के जैसे ही निकालते, पानी की मात्रा ही कम होगी यूरिन में, तो यूरिन ऐसा लगता है कि यूरिन है ही नहीं, ऐसा लगता है फेसेस है, मल है, लेकिन मल नहीं होता है, वो यूरिन होती है पेस्ट के फॉर्म में, बहुत कम पानी की इसको जरूरत पड़ती है। अब शरीर से बाहर निकालने का तरीका कैसा है बेटा, अमोनिया वाले जीव पानी में रहेंगे तो निकालेंगे कैसे, शरीर से बाहर निकालने का तरीका कैसा है, अमोनिया पानी में घुलनशील है, बहुत ज्यादा घुलनशील है अमोनिया। केमिस्ट्री में प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3-4 गैसों के नाम दे देंगे और उसमें अमोनिया का नाम भी दे देंगे, तो पूछेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है, तो देख लेना कौन कौन सी गैस के साथ कंपेयर करा है। अमोनिया पानी में घुलनशील है बहुत ज्यादा, इसीलिए घुल के डिफ्यूजन के माध्यम से आराम से निकल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जीवों को, डिफ्यूजन से, विसरण से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये अमोनिया, अब यूरिया हमारे अंदर बन रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या क्या तामझाम करने होते हैं, अमोनिया बनता है। सबसे पहले तो क्या, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किस में टूटते हैं, अमीनो अम्ल में टूटते हैं ना, डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन वाला लास्ट पार्ट क्या होगा, प्रोटीन किस में पचते हैं बेटा, किस में पचते हैं, यूरिक एसिड में, अमीनो एसिड में पचते हैं ना। तो अमीनो एसिड आगे चलकर अमोनिया, और अमोनिया से यूरिया बनता है। तो सबसे पहले अमोनिया आपका कहाँ बनेगा बेटा, लीवर में, अमोनिया से आपका यूरिया बन जाएगा, यूरिया किडनी से बहुत सारी लंबी सी प्रोसेस होते हुए यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, मूत्र के रूप में निकलता है, ये यूरिया निकालने की प्रोसेस है। यूरिक एसिड क्या करते हैं, डायरेक्ट पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो और
उदाहरण, अब उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, पानी वाले जीवों के नाम आ जाने चाहिए सारे इसमें। तो मछलियां तो होंगी कौन सी, हड्डियों वाली मछलियां। आप जानते हो बोनी फिश किसको बोलते हैं बेटा, जिनमें हड्डियां होती है। कार्टिलेज वाली अलग होती है, दो तरह की मछलियां आप पढ़ चुके हो, बोनी फिश, कार्टिलेज, उपास्थि और अस्थि। ये अस्थि वाली मछलियां अमोनिया निकालती है बेटा। और एम्फीबियन में कौन से वाले एम्फीबियन, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि सालमेंडर, ये पूंछ वाला फ्रॉग, और टेडपोल। टेडपोल और सालमेंडर जो है बेटा ये पानी में रहते हैं, ज्यादातर अमोनिया निकालेंगे। ठीक है, जलीय उभयचर, उभयचर में कौन से, जलीय उभयचर आपका क्या निकालेंगे, अमोनिया निकालेंगे। और कौन मिलेंगे, और इंसेक्ट में भी दो तरह के कीड़े मिलते हैं, एक पानी में रहने वाले कीड़े और एक जमीन पर रहने वाले कीड़े। तो जमीन पर रहने वाले कीड़े कुछ और निकालेंगे, पानी में रहने वाले इंसेक्ट जो होंगे वो आपका, जैसे कि लार्वा, मच्छर का लार्वा पानी में ही रहता है बेटा, जब वो बड़ा होता है तब बाहर आता है। ठीक है, इसलिए जहां पानी भरा रहता है वहां मच्छर ज्यादा होते हैं, पनपते हैं। तो एक्वाटिक इंसेक्ट भी क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। जलीय कीड़े जैसे कि मच्छर का लार्वा पूछ ले तो भी। प्रोटोजोआ और क्रस्टेशिया, क्रेब, झींगा, ये सब पानी वाले जीव हैं, क्या निकालेंगे बेटा, अमोनिया निकालेंगे। ठीक है, यूरिया कौन निकालते हैं बेटा, हम, सबसे पहला नंबर हमारा। और इसके बाद जो कार्टिलीजियस फिश होती है ना, कार्टिलीजियस, इन्हें कार्टिलीजियस फिश के उदाहरण याद हैं, बोनी फिश, कार्टिलीजियस फिश हमने कॉर्डेटा संघ में पढ़ी थी। तो कार्टिलीजियस यानी कि उपास्थि वाली जो मछलियां हैं, अगर वो पूछे तो वो यूरिया निकालेंगी, हड्डी वाली मछलियां अमोनिया निकालती है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जितने भी एम्फीबियन हैं जो जमीन पर रहते हैं, जैसे कि ज्यादातर मेंढक, टोड, ये आपका क्या निकालता है बेटा, ये आपका यूरिया निकालेगा। लेकिन सालमेंडर और किसकी बात करें, टेडपोल की बात करें तो ये क्या निकालेंगे, ये टोड है और ये टेडपोल है। टेडपोल और टोड में अंतर होता है, टेडपोल मतलब बेबी फ्रॉग, लार्वा ऑफ द फ्रॉग, उसको टेडपोल कहते हैं, और टोड एक अलग ही जीव, मेंढक जैसा। ठीक है, यूरिक एसिड कौन निकालते हैं, अंडे देने वाले जीव या पक्षी, रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रहते हैं वो वाले, पानी वाले तो अमोनिया निकालेंगे। और स्नेल वगैरह, स्नेल का भी इंपॉर्टेंट है, स्नेल का पूछ ले कि क्या निकाला जाता है तो यूरिक एसिड निकालता है। ये उदाहरण बहुत जरूरी है जो आपको पता होने चाहिए, किसी का भी किसी से भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न का आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूरिकोटैलिक नहीं है, यूरियोटैलिक कर लेना इसको, यूरियोटैलिक, कौन सा जीव यूरियोटैलिक नहीं है, कौन सा नहीं होगा। बोनी फिश किसमें पड़ी, मैमल तो यूरिया निकालते हैं, यूरिया, जो यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटैलिक है ना। और उभयचर जमीन पर रहने वाले एम्फीबियंस, ये भी क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। और मरीन फिश या बोनी फिश कौन से, यूरियोटैलिक नहीं होंगे, कौन सी नहीं होगी बेटा, यूरियोटैलिक मतलब जो यूरिया निकाले, जो यूरिया निकाले। अब समुद्री मछलियों पे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आंसर क्यों नहीं हो रहा है बेटा, इसमें दो तरह की मरीन फिश, दो तरह की हो सकती है, दो तरह की मछली हो सकती है, हड्डी वाली मछली हो सकती है, कार्टिलेज वाली फिश हो सकती है। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इसमें जाएंगे बेटा, क्योंकि बोनी फिश क्या निकालती है, अमोनिया निकालती है, अमोनिया, अमोनियोटैलिक है, क्या निकालती है बेटा, अमोनिया निकालती है क्वेश्चन गलत नहीं है, डी वाला जो ऑप्शन है उसको लेकर तुम कंफ्यूज हो गए होगे। अब समुद्री मछलियां में बोनी फिश भी आ सकती है, कार्टिलेज फिश भी आ सकती है, इसलिए हम मछलियों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो हैं, उभयचर जो हैं, जमीन पर रहने वाले, वो तो यूरिया ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं वो, ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन क्या निकाल रहे हैं बेटा, यूरिया। और यूरियोटैलिक ही तो पूछा है, क्या पूछा है, यूरियोटैलिक ही तो पूछा है, तो ये भी यूरियोटैलिक, ये भी यूरियोटैलिक। और इसका हम कोई भरोसा नहीं कि कौन सी मछली, मरीन में दो तरह की मिलती है, तो ये ऑप्शन या तो आप गलत मान लो या फिर इसमें दो कैटेगरी मान लो कि बोनी भी आती है और कार्टिलेज वाली भी आती है, कार्टिलेज वाली भी आती है। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एम्फीबियंस में बहुत सारे एम्फीबियंस जो ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं। समझ में आई बात, एम्फीबियन का मतलब क्या है,
जो ज़्यादातर समय पानी में ही रहते हैं और बहुत कम टाइम के लिए ज़मीन पर आते हैं। तो दो तरह की कैटेगरी हो गई, पानी में ज़्यादातर रहने वाले अमोनिया निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक, यहाँ पर एम्फीबियन मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, सैलमेंडर और टेडपोल, ये दो, ये क्या करेंगे, अमोनिया निकालेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरिकोटैलिक जीवों में अमोनिया निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाता है? यूरियोटैलिक, यूरी को बार बार क्यों लिखा रहा है, यूरियोटैलिक है ना, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक जीवों में अमोनिया निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित होता है बेटा? किसमें परिवर्तित हो जाता है अमोनिया? क्या आंसर होगा इसका? यूरियोटैलिक है वो, ना कि यूरिकोटैलिक। क्या है? यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक में कंफ्यूज ना हो। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जीवों में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? यूरिया में, है ना, यूरिया में कन्वर्ट होता है ना तुम्हारा अमोनिया। मैमल्स यूरियोटैलिक है हम, हमारा जो अमोनिया है वो यूरिया में परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरिकोटैलिक जीव नहीं है? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना नहीं है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स या मैमल्स, कौन है जो यूरिकोटैलिक नहीं है? तो बेटा एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन नहीं है? मैमल नहीं है मैडम, ये तो यूरियोटैलिक है। ये कौन है? यूरियोटैलिक है। यूरियोटैलिक, जो यूरिया निकालते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया निकालते हैं। रेप्टाइल हमने देखा, बर्ड हमने देखा, ये सब यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबके सब यूरिक अम्ल निकालते हैं बेटा, यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन जल संरक्षण के अनुकूलन के लिए है? एक्सक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द अडेप्टेशन ऑफ द वाटर कंजर्वेशन? पानी को बचाने के लिए कौन सा अनुकूलन हो गया? जीव क्या निकालने लग गए? सबसे ज्यादा का पानी का वेस्ट कौन करना था? सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट कौन करता है? अमोनियोटैलिक वाले जीव, है ना। उससे कम यूरियोटैलिक जो हम हैं। और सबसे कम कौन वेस्ट करेगा पानी? बेचारे यूरिक एसिड वाले, जिनका यूरिक अम्ल निकालते हो पानी का ज्यादा वेस्टेज ही नहीं करते हैं। तो ये अनुकूलन है बेटा, अडेप्टेशन है। तो कौन है वो? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का बनना, यूरिक अम्ल का बनना पानी सेव करने की अडेप्टेशन है, अनुकूलन है। मतलब उनका शरीर पानी की कमी को, पानी वेस्ट ना हो, पानी की कमी ना हो शरीर में, इसलिए वो क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते, गाढ़ा गाढ़ा सा यूरिन निकालते हैं। बिल्कुल सही, यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए, यूरियोटैलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन के रूप में करते हैं। यूरियोटैलिक आर दोज एनिमल्स विच रिमूव द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। बहुत आसान है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए बेटा। यूरियोटैलिक, यहाँ यूरिया वाले की बात कर रहे हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में निकालते हैं? अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल या यूरिक अम्ल, किस फॉर्म में निकालते हैं? कहोगे मैडम यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं यूरियोटैलिक। हमारा यूरिया ही तो रहता है यूरिन में, बिल्कुल। चलिए, खोलदार अंडे देने वाले पशु किस रूप में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? हाउ डू एग लाइंग एनिमल्स, दैट मीन्स बर्ड्स, एवीज, आपके जो पक्षी हैं वो क्या निकालते हैं? क्या निकालेंगे बेटा? नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिक एसिड या यूरिया? क्या निकाला जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर जिनका भी जा रहा है, ये क्या निकालेंगे? बिल्कुल यूरिक एसिड। अरुण, महेश, बिल्कुल सही बेटा, यूरिक अम्ल निकालते हैं, यूरिक एसिड। पक्षी या अंडे देने वाले जीव, खोलदार अंडे देने वाले पक्षी को ही कहा जाता है यूरिक एसिड। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ सबसे अधिक विषैला है? फटाफट से टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटा इज द मोस्ट टॉक्सिक? सबसे खतरनाक टॉक्सिक वाला कौन है बेटा? कौन है? कहोगे मैडम अमोनिया। अमोनिया सबसे खतरनाक है। उसके बाद किसका नंबर आता है? यूरिया का नंबर आता है। ठीक है, अमीनो एसिड खतरनाक नहीं होते, वो तो हमारे प्रोटीन हमारी बॉडी में जरूरी है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। चलिए, अमीबा का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द अमीबा इज किडनी है, स्किन एंड वैक्यूल है। क्या किडनी पाई जाती है अमीबा में? क्या क्लोम पाए जाते हैं? अमीबा तो बेटा कहाँ मिल रहा है? अमीबा प्रोटिस्टा वाला जीव है, तो प्रोटिस्टा तो बहुत पीछे है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सेल्स के अलावा। कोशिका ही है सिर्फ एक, कोई अंग वंग नहीं होते इनके पास। तो क्या किडनी की तो बात ही छोड़ दो, क्लोम की भी बात छोड़ दो, और ये सब चीजें हमारे एनिमल किंगडम में आती है और अमीबा एनिमल किंगडम में आता ही नहीं है। कहोगे मैडम स्किन से और वैक्यूल से सारा काम चलता है, त्वचा से और उसकी जो रिक्तिका है जिसमें खाना पचता भी है और एक्सक्रीशन भी होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अमीबा बहुत पीछे वाला जीव है बेटा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा सेल के अलावा। नेक्स्ट है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? व्हाट इज द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ मेन? मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, मेमल्स क्या निकालते हैं बेटा? ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है मैडम, हमारा तो यूरिया है, यूरिया। चलिए, कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ बता दो। द मेन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट का मेन क्या है? पानी वाले इंसेक्ट छोड़ देना, जमीन वाले इंसेक्ट क्या निकालते थे? यूरिक एसिड निकालते थे, अमोनिया या ग्वानिन या यूरिया, क्या निकालते हैं बेटा? आपके कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े क्या निकालते हैं? कीड़े कहाँ रखे थे हमने बेटा? कीड़े क्या निकालते हैं? इंसेक्ट, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। ग्वानिन कहाँ से निकालेंगे बेटा? कीड़े मकोड़े, सारे कीड़े मकोड़े ग्वानिन नहीं निकालते, बता रही हूँ आपको। मकड़ी और बिच्छू निकालते हैं ग्वानिन। ग्वानिन तो बेटा तुम्हारे मकड़ी और बिच्छू, कौन सी कैटेगरी है ये वाले इंसेक्ट आपके जो है बेटा, ये ग्वानिन निकालते हैं। सारे इंसेक्ट आपके ग्वानिन नहीं निकालते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जरा देख लो एक बार और। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, स्थलीय कीड़े क्या निकालेंगे? कीड़े की बात हो रही है, इंसेक्ट की बात हो रही है। और तुम्हारे जो स्पाइडर और बिच्छू है ये इसमें आते नहीं है, इंसेक्ट में, आप जानते ही हो। तो ये बेटा क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। स्नेल हो गया, कीड़े हो गए, रेप्टाइल हो गए और पक्षी हो गए। ये सारी कैटेगरी इसलिए बोल रही हूँ कि उदाहरण याद कर लेना। यूरिक एसिड निकालते हैं बेटा, ग्वानिन तो मकड़ी और बिच्छू निकालते हैं। ध्यान रखना, ये ग्वानिन निकालते हैं, इनके स्पेशल नाम ज़्यादा किसी का पूछते नहीं है, लेकिन हाँ इनका पूछ लिया गया है कहीं कहीं परीक्षाओं में, तो इनका याद रख सकते हो आप, ग्वानिन निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रेटरी मटेरियल इज, कौन सा होगा सबसे कम टॉक्सिक वाला? सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है बेटा? सभी जानते हो सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया है, और सबसे कम वाला कौन है? कहोगे मैडम यूरिक अम्ल है। यूरिक एसिड सबसे कम विषैला है ना। चलिए आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। सांप मुख्य रूप से होते हैं, स्नेक्स आर प्राइमरली क्या होते हैं बेटा? यूरिकोटैलिक होते हैं, अमोनियोटैलिक होते हैं। वैसे ये समझ बोलना है कि मैडम सांप पानी में भी मिलते हैं। मुख्य रूप से पूछा है, मुख्य रूप से सांप क्या निकालते हैं बेटा? यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या अमोनियोटैलिक क्या होते हैं सांप? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल क्या निकालते हैं? याद करो जल्दी। सरीसृप, सरीसृप क्या निकालते हैं? किस कैटेगरी में रखा है बेटा हमने सरीसृपों को? यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड निकालते हैं मैडम। यूरिक एसिड निकालने वाले, यूरिक अम्ल निकालने वाले जीवों को हमने इसमें हमने पढ़े हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल में आता है तुम्हारा सांप। ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना।
रेप्टाइल का तुमने पढ़ा है कि सरीसृप निकालते मैडम यूरिक अम्ल, तो सांप किस में आता है? रेप्टाइल में आता है, इसलिए यूरिकोटैलिक होगा, अमोनियोटैलिक नहीं। ठीक है, बहुत सारे सांप पानी में रहते हैं लेकिन मुख्य रूप से पूछा है, इसीलिए प्राइमरली पूछा है यहाँ पर। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी संरचना मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है? पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम पता है, 2 किडनियां होती हैं, है ना, उसके बाद मूत्रवाहिनियां होती हैं, उसके बाद मूत्राशय होता है। तो कौन सी संरचना है जो आपकी यूरिन को किडनी से कहाँ लेकर जाती है? मूत्राशय यानी कि ब्लैडर तक लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है? यूरेटर, यूरेथ्रा, रेनल आर्टरी, रीनल आर्टरी या रीनल वेन, वृक्कशिरा, कौन लेकर जाएगी? कौन लेकर जाएगी बताओ? ये तुम 2 नाम में यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग में कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी वाले बच्चे तो शायद ना हो, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे हो जाते हैं। तो क्या होगा? यूरेटर, मूत्रवाहिनी क्या होती है मैडम? ये यूरेटर क्या होती है? तो जरा एक बार पूरा हम स्ट्रक्चर देख लें बेटा, एक बार स्ट्रक्चर देख लो। ये डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए। 2 किडनी होती है, आप जानते हो आपकी, यहां पर यूरिन बन गई, यहां यूरिन बन जाती है और उसके बाद यूरिन आपकी, ये आपका ब्लैडर है, यहाँ पर आकर इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। तो आती कहाँ से है? किडनी से ब्लैडर तक कौन लेके आ रहा है? मूत्रवाहिनी, यूरेटर लेकर आ रही है, यूरेटर। और ये तुम्हारा ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर, मूत्राशय, और यहाँ से निकलती है ये छिद्र, ये नलिका, इसे बोलते हैं मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। तो यूरेटर और यूरेथ्रा ये चीज होती है, नीचे वाला यूरेथ्रा, ऊपर वाली आपकी यूरेटर होती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ बेटा? इसका आंसर, इसका उत्तर हुआ हमारा मूत्रवाहिनी, यूरेटर से होकर ब्लैडर में मूत्र जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? कौन नहीं आता? गुर्दे, किडनी तो होती है मैडम, मूत्राशय भी आता है, यूरेटर भी आता है। बहुत आसान प्रश्न है, सभी की एनाटॉमी से क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा हिस्सा नहीं आता है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा नहीं है, श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आंत हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। चलिए तो थोड़ा सा हम हमारे देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, हमारा उत्सर्जी तंत्र है, 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, 2 किडनियों में एक आर्टरी आएगी और एक वेन आएगी। एक आर्टरी आएगी तो जो आर्टरी यानी कि धमनी आती है और एक शिरा आती है, हर एक अंग में एक धमनी और एक शिरा मिलेगी। क्या काम है? ब्लड लेकर आना और वापस से लेकर जाना, है कि नहीं? तो तुम्हारी रीनल आर्टरी और रीनल क्या होगी? शिरा होगी। धमनी में कौन सा रक्त आएगा? ऑक्सीजन वाला, और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त किस में आता है बेटा? शिरा में आता है। ठीक है, ये आपकी 2 किडनी हो गई। यूरेथर की हम बात कर चुके हैं, जहां से यूरिन आपकी पास होके जाएगी, ब्लैडर में जाएगी, ब्लैडर में इकट्ठी होती है। जब ब्लैडर भर जाता है यानी कि मूत्राशय भर जाता है, तब यूरिन पास करने का सिग्नल दिमाग में जाता है और यूरिन पास हो जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी हमारी किडनी की बात कर लेते हैं, किडनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किडनी की बात कर लेते हैं कि किडनी कहाँ है, क्या है, उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले वृक्क यानी किडनी की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 6 क्वेश्चन इस स्लाइड से आएंगे आपके बनते वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? सबसे पहले तो बीन शेप का आर्गन आपकी बॉडी में कौन सा है, यानी कि सेम के जैसा, दाने के जैसा, किडनी बीन्स जिसे राजमा बोलते हैं, राजमे के जैसा आर्गन कौन सा है, अंग कौन सा है? तो किडनी है, राजमे जैसा बीन शेप का। और कलर भी पूछ लिया जाता है बेटा, रंग कैसा है? लाल नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाल और ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, लाल भूरा कलर होता है इसका।
इसका वजन याद रखना है 120 से लेकर 170 ग्राम तक का वजन होता है। रेंज है, ये एनसीईआरटी का डाटा है। स्थान कहाँ है, तो कहाँ है हमारी किडनी, यहाँ एब्डोमेन में, ये थोरेसिक वाला रीजन है ना, और नीचे वाला एब्डोमेन उदर गुहा में है। उदर गुहा में कहाँ पर है, रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट और राइट साइड में स्थित है मैडम, दोनों तरफ आती है, बीच में स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी आ जाती है, और इसके लेफ्ट राइट साइड आपकी क्या आती है, किडनी आती है दोनों ओर। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ तो है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की हड्डियां तुम पढ़ चुके हो, टोटल मिला के 33, बच्चों में, एडल्ट में 26 होती है। तो कौन सी हड्डी से लेकर कौन सी हड्डी तक किडनी की जगह होती है, तो कौन सी हड्डी बेटा, T12, थोरेसिक की T12 से लेकर लुम्बार की L3 वाली हड्डी तक तुम्हारी क्या है, किडनी की जगह होती है। ठीक है, ये पोजीशन याद रखना है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, कौन सी वाली किडनी आपकी नीचे होती है, डाउन होती है थोड़ी सी, तो देख लो डायग्राम में राइट साइड वाली, बहुत सारे बच्चे इधर की बना के बैठे हैं, गलत है वो, सही साइड डायग्राम ये है, ये तुम जानते ही हो, तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है, तो राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस लिए होती है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कि कौन सी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, तो क्या कहोगे मैडम, राइट वाली होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि किस कारण से थोड़ी सी नीचे होती है, तो कारण क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ द लीवर, आपका लीवर आ जाता। अब ये मत बोलना कि एड्रिनल ग्लैंड आ जाता, दोनों पे होता है वो, तो इस पर भी होता है ऐसा टोपी जैसा, और इसके ऊपर भी बना होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों के ऊपर होता है, लेकिन ये वाली नीचे क्यों है, लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए, चौड़ाई लंबाई थिकनेस विकनेस याद करने की जरूरत नहीं है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रश्न की तरफ बढ़े, पहले प्रश्न कर ले। गुर्दा कहाँ स्थित है, वेयर आर द किडनीज सिचुएटेड, जल्दी से बताओ कि कहाँ है। 7वीं और 10वीं पसलियों के बीच में है, रिब्स के बीच में है, या अंतिम वक्षी और तीसरी काष्ठ कशेरुका के बीच में है, या 8वीं और 9वीं पसलियों के बीच में, या पहली और दूसरी वक्षी कशेरुका के बीच में है। तो बेटा ये थोरेसिक और लुम्बार के बीच में है, थोरेसिक और लुम्बार के बीच में कहाँ मिलेगी, क्या जाएंगे, अभी डाटा स्पष्ट नहीं है, हम इस पर टिक कर देंगे। क्या है, थोरेसिक वाली T12 और लुम्बार वाली L3 के बीच में स्थित रहती है मैडम, इनके बीच में स्थित होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा हो चुका है। मानव गुर्दे का औसत वजन कितना होगा, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन किडनी, ऑफ द ह्यूमन किडनी, कितना औसत वजन होगा, 40 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 10 ग्राम, कितना होगा। कहा है मैंने कि एक एक क्वेश्चन उस स्लाइड से बनेगा आपका। 120 है ना, रेंज वाइज याद करा था हमने मैडम, 120 होता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जरा हमारी किडनी के जो स्ट्रक्चर हैं उसको देख लेते कि कौन कौन सा हिस्सा यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। एवरेज पूछा है, एवरेज 120 मान के चलना है बेटा, है ना। एनसीईआरटी का डाटा याद रखो, इधर उधर का डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करना है। किडनी में कौन कौन से हिस्से होते हैं बेटा, हमारी किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको आप क्या बोलते हो, ये क्या है, ये बाहर वाला जहां पर आपको ऐसी ब्रांच दिख रही है, यहाँ पर नेफ्रॉन मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है, रीनल कॉर्टेक्स बोल दो या कॉर्टेक्स कहा जाता है। आउटर लेयर, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है हमारी किडनी का, उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जहां पे हमारे नेफ्रॉन मिलते हैं, पूरे के पूरे नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेफ्रॉन कहाँ है, नेफ्रॉन्स कहाँ है बेटा, तो नेफ्रॉन्स की लोकेशन कहाँ है बेटा, आंसर होगा मैडम कॉर्टेक्स में।
आपके नेफ्रॉन कहाँ पर है? तो कहोगे कॉर्टेक्स वाले हिस्से में मिलेंगे मैडम, कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर नेफ्रॉन मिलते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर क्या चीज होती है मैडम? तो यहाँ पर नेफ्रॉन की जो नलियां हैं, सबसे आखिरी वाली कलेक्टिंग डक्ट जिनको बोलते हैं, संग्रहक नलिकाएं, ये सारी लंबी लंबी नलियां हैं जो यूरिन इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी। और वो कहाँ मिलती हैं? अगर कलेक्टिंग डक्ट पूछे तो क्या लिखोगे? मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, क्योंकि मेड्यूला वाले और भी अंगों के नाम होते हैं, इसलिए रीनल लगाना ज्यादा ठीक रहता है ना। मेड्यूला में क्या मिलेगा बेटा? मेड्यूला में आपका क्या मिलेगा? मेड्यूला में यहाँ पर आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रहण नलिकाएं, संग्रहक नलिकाएं। सबसे आखिरी वाली जो यूरिन कलेक्ट करने का काम करती है, पूरा नेफ्रॉन जो है आपका, पूरा नेफ्रॉन यूरिन बना देगा। उसके बाद आखिरी में सारे नेफ्रॉनों से यूरिन कहाँ आती है? इकट्ठी कहाँ होती है? डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये कहाँ मिलती है? मेड्यूला में मिलती है। उसके बाद सारी यूरिन आपकी कहाँ पर आती है? पेल्विस वाले रीजन में आती है। पेल्विस, इसको पेल्विस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? पेल्विस कहा जाता है। तो मेड्यूला में आपकी संग्रहक नलिकाएं मिलेगी, और पेल्विस वाले रीजन में, जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं, श्रोणी वाले रीजन में आपका क्या मिलेगा? मूत्रवाहिनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सारी यूरिन कहाँ? मूत्रवाहिनी से होकर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब जरा प्रश्न करिएगा। ये पूरा हिस्सा हमने पढ़ लिया। ये नेफ्रॉन, यहाँ नेफ्रॉन मिलते हैं, और ये जो संरचना है ये ऐसी वाली, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हें कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर एक गड्ढा जैसा होता है आपकी किडनी में, एक नोच होती है, नोच, गड्ढे को क्या कहते हैं? नोच कहते हैं, जिसका नाम है हाइलम। यहाँ से आपकी जो आर्टरीज और वेन्स है वो निकलती है, एंटर होती है और बाहर आती है। ठीक है, रीनल आर्टरी और वेन्स जो हैं वो यहाँ से आती है, और ब्लड वेसल और नर्व्स, क्योंकि हर एक अंग में ब्लड की सप्लाई चाहिए बेटा, दिमाग का सिग्नल चाहिए, तो नर्व्स मिलेगी, तंत्रिकाएं मिलेगी, रक्त वाहिनियां मिलेगी, और आर्टरीज और वेन्स तो मिलती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। वो सारी एंट्री कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, हाइलम से हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी। निम्नलिखित में से किस तंत्रिका और रक्त वाहिनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश होता है? आपकी जो ब्लड वेसल है और नर्व्स है, कहाँ से एंटर होती है? जिसके भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो पूरी ईमानदारी से रिवीजन बैच कर रहे हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पूरी ईमानदारी से जो बच्चा क्लास करेगा, पूरे वीडियोस देख के, पीडीएफ देख के नहीं, वीडियोस देख के जो पूरे अच्छे से क्लासेस करेगा, उसके नंबर बढ़ेंगे बेटा। बायोलॉजी केमिस्ट्री में नंबर अभी आप लोगों के कम नहीं होने चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी बहुत हो चुकी है, इसमें नंबर कम नहीं आने चाहिए। केमिस्ट्री भी धीरे धीरे कर रहे हैं, उसमें भी नंबर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा आपके नंबर बढ़ेंगे। बाकी जीके मैथ्स आप अपने हिसाब से पढ़ो, आपको पूरी क्लास दे दी गई है, तो टाइम निकालो, समय निकालो और अपना पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े नंबर नहीं बढ़ने वाले। और जिन बच्चों को नंबर बढ़ने की प्रॉब्लम थी वो आजकल बहुत कम बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, जब से रिवीजन कर रहे हैं तब से नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप भी ध्यान दें, अपनी क्लासेस टाइम से कर लें सारी। कहाँ से बढ़ती है बेटा? पेल्विस वाले रीजन से नहीं, पेल्विस में तो हमारी यूरिन कलेक्ट होती है। क्या कहोगे? हाइलम। क्या कहोगे बेटा? हाइलम वो नोच है, वो गड्ढा है जहां से सारी तंत्रिकाएं, सब अंदर मटेरियल अंदर घुस रहा है हमारी किडनी में। क्या होगा वो? पेल्विस वाले रीजन में तो यूरिन इकट्ठी होती है बेटा सारी। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनो ना, ये यहाँ एक गड्ढा मिल रहा है ऐसा, इस गड्ढे को तुम बोल रहे हो क्या? हाइलम। और इस हाइलम में क्या क्या एंटर हो रही है, अंदर से जा रही है नलियां? कहोगे मैडम वेन और आर्टरीज,
धमनियां, शिराएं, रीनल वाली, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो थोड़ा ध्यान इधर भी दे लिया करो। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी हाइलम से आती है ना। और ये वाला जो रीजन है इसे आप पेल्विस रीजन कहते हो। इसका काम है आपका यूरिन कलेक्ट करना। सारी डक्ट की यूरिन यहाँ आके आ जाती है और यहाँ से किससे होते हुए, यूरेटर से होते हुए, मूत्रवाहिनी से होते हुए ब्लैडर में चली जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जन अंग कौन सा है? जीडी का क्वेश्चन है ना। हमारे नर्सिंग असिस्टेंट में तो अब क्या ही पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी आए जिंदगी में, लाइफ में आ भी सकता है। एक आधा क्वेश्चन इजी बहुत पेपर में देखोगे आप, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे कि पता नहीं हमने पढ़े ही नहीं। ऐसा रहता है पेपर का पेपर। विच इज द बीन शेप एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन? कौन है बेटा? किडनी है। कौन है? बीन के जैसे आकार की किडनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुर्दे का रंग कौन सा है? लाल, पीला, लाल, पीला, भूरा लाल, लाल भूरा, लाल भूरा, भूरा लाल, भूरा लाल नाम ही चेंज कर दिया, लाल भूरा है वो, नीला। क्या कलर है बेटा? क्या कलर रहता है हमारी किडनी का? क्या रहता है मैडम? ब्राउनिश रेड रहता है, भूरा लाल रहता है। ब्राउनिश कलर रहता है, थोड़ा सा हल्का सा रेड के टच के साथ में। ठीक है, चलिए अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? वेयर इज अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया? हाँ, ये देखो तंजम राजू ने तो कलर भी भेजा है उसका, लेकिन बेटा जो कलर भेजा है उसके साथ नाम मैच नहीं कर रहा है। वो तो ब्राउन दिख रहा है मुझे तो इधर से, वो ब्राउन है, रेड ब्राउन, रेड नहीं रेड ब्राउन, लाल नहीं होता। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया कहाँ हो रहा है? कहोगे मैडम कहीं नहीं होता है, लीवर में ही होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? लीवर में होता है। चलिए तो थोड़ी सी लीवर की चर्चा कर लें। लीवर के बारे में कैसे कैसे प्रोसेस होती है बेटा? तो सबसे पहले हम प्रोटीन खाते हैं। हमने तो आज खूब जोरों शोरों से एक्सरसाइज कर ली मैडम, और प्रोटीन शेक पी लिया, दालें खा ली, सारी दालें, मसूर की दाल सबसे ज्यादा खा ली, सोया बड़ी खा ली, प्रोटीन आ गया। अब प्रोटीन पच गया मैडम, और पचने के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? जल्दी से बता दो। प्रोटीन का पाचन लास्ट वाला क्या है? जल्दी बताओ क्या है? प्रोटीन किस में पचता है बेटा? प्रोटीन का पाचन क्या किस में होता है बेटा? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है फाइनली, और प्रोटीन से क्या बनता है? क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताओ? अमीनो एसिड। हाँ, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल बना। अब ये अमीनो अम्ल एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के माध्यम से गया, कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है, और लीवर इसे हर जगह सप्लाई करता है जहां जहां जरूरत पड़ रही है। ठीक है, या फिर सेल के पास जाएगा, किसी को कुछ बनाने के लिए अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है तो अमीनो अम्ल का यूज हो जाता है। ठीक है, और यूज हो जाता है, यूज होने के बाद क्या पदार्थ बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है जिसे अमोनिया कहते हैं। अब वो अमोनिया का निराविषण करना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि विषैले से कम विषैले में बदलने का काम क्या है बेटा? क्या है? कौन करेगा? लीवर करेगा। तो ये अमोनिया कहाँ से आया? किसके टूटने से आया? अमीनो एसिड टूटा तब जाके अमोनिया बना, और अमोनिया से फिर लीवर में यूरिया बना। जो साइकिल आपको बताई थी वो साइकिल के दौरान यूरिया बन गया। यूरिया जो रहेगा हिपैटिक वेन लेके जाती है, ध्यान रखना। यूरिया कौन लेके जा रही है बेटा? हिपैटिक वेन। हिपैटिक शब्द आता है मतलब समझ लो किसकी बात कर रहे हैं? लीवर की बात कर रहे हैं। हिपैटिक वेन और हिपैटिक क्या आर्टरी, दो शब्द अगर आए तो लीवर से जुड़ा हुआ। ये हिपैटिक वेन से आपका बना हुआ यूरिया कहाँ जाएगा? डायरेक्ट किडनी में नहीं जाता है। सप्लाईमेंट कौन करेगा बेटा? कौन ट्रांसफर करता है? सारे ब्लड का सर्कुलेशन, खाना हो चाहे गंदगी हो ब्लड के थ्रू निकलेगी, लेकिन ब्लड कहाँ से होकर जाएगा? पंप कौन करेगा बेटा? कौन पंप करता है? हार्ट। तो हार्ट के पास ले जाएंगे। तो ये बना हुआ यूरिया हिपैटिक वेन के माध्यम से कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, अग्रवर्ती महाशिरा में जाएगा। महाशिरा से क्योंकि खराब है ना,
प्योर वाला हिस्सा हम ब्लड में पहुंचाते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाला हिस्सा, और गंदगी वाला हिस्सा राइट साइड में मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं होती है। तो ये राइट साइड में जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा, इधर वाले हिस्से में जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, नीले में जाएगा। नीले से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा बेटा, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों की पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से ही मटेरियल हमारे कहाँ आता है बेटा, लेफ्ट वाले आलिंद में आएगा, लेफ्ट आलिंद से नीले में जाएगा, नीले से महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से रीनल वाली आर्टरी यानी कि वृक्क की आर्टरी में जाएगा, और वहां से फिर किडनी में सप्लाई होगा। तो इस तरह से यूरिया का चक्र लीवर से होते हुए, पहले लीवर, लीवर से पहले हमारे हार्ट में, हार्ट में भी किधर, राइट वाले हिस्से में जाएगा, राइट से फिर लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट से फिर पूरे शरीर, मतलब जहां इसको जाना है, कहाँ जाना है, हमारी किडनी के पास जाना है, वहां जाएगा। तो पूरा रोल कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंग, लीवर आ रहा है, लीवर के बाद तुम्हारा हार्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पर हृदय का आ रहा है, हृदय में 2 बार घूमेगा, और तीसरे नंबर पर तुम्हारा लंग, लंग से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर चौथे नंबर पर किडनी में आता है। इस तरह से सप्लाई होती है पूरी। ये किसकी है, हमारा जो यूरिया है, यूरिया जो है उसकी पूरी साइकिल है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं हम, उसमें उसके थ्रू आपको अब ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, प्रश्न का आंसर करिए। अल्कोहल के निराविषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द अल्कोहल, कौन करता है बेटा, विषैले पदार्थों को हटाने का काम या उनको तोड़ने का काम किसका है, कौन करता है, कौन सा अंग करता है। यहाँ पर सेल का मत बता देना कि मैडम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करेगा, वो नहीं बताना, या अंग का नाम बताना है, कौन करता है, लीवर करता है। देखो, अमोनिया विषैला था, कहाँ गया, लीवर के पास। अल्कोहल पीते हो इसलिए कहते हैं लीवर खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि निराविषण करते करते, वो एक जहर है, उस जहर को कम करते करते आपका लीवर बेचारा बुढ़ा हो जाता है ना, कमजोर हो जाता है, कब तक काम करेगा, काम ही काम करवाओगे, तो लीवर करता, बिल्कुल। चलिए, यूरिया किसके विघटन से बनता है बेटा, यूरिया इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन, अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। किसके विघटन से यूरिया बनता है, अमोनिया के विघटन से यूरिया बनता है, अमीनो एसिड के विघटन से बनता है, यूरिक एसिड क्या है, फैटी एसिड, बता दो जल्दी से। अमीनो एसिड के विघटन से आपका यूरिया बना कि अमोनिया के विघटन से बना बेटा, बता दो, कौन टूटा बेटा, किसके विघटन से, अमीनो एसिड टूटे, अमीनो एसिड के विघटन से आपका अमोनिया बना, और उसके बाद फिर आपका क्या बना, डीकम्पोजिशन पूछा है, यहाँ पर विघटन पूछा है। तो अमोनिया, अमोनिया तो किसके साथ मिलकर यूरिया बनाता है, किसके साथ मिलकर यूरिया बनाता है, बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और यूरिया बनाता है। यहाँ पे विघटन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर विघटन कहाँ हो रहा है, अमोनिया क्या विघटित हो रहा है क्या, विघटन नहीं हो रहा है, यहाँ तो मैडम वो हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डीकम्पोजिशन है, बता दो। तो कौन टूट रहा है बेटा, या तो प्रोटीन हो सकते हैं या अमीनो अम्ल हो सकते हैं, इनके टूटने से ही हमारा यूरिया बनता है। ठीक है, इनके टूटने से यूरिया बनता है, ये जब तक टूटेंगे नहीं यूरिया नहीं बनेगा। अमोनिया, अमोनिया तो फॉर्मेशन यूरिया बनाने में मदद करेगा। ठीक है, हाँ लीवर में तो होता है ना, लीवर में तो यूरिया बनता है, लेकिन डीकम्पोजिशन किसका हो रहा है, तब यूरिया बनेगा, अमीनो एसिड्स, है ना। क्या होना चाहिए आंसर, बताओ जल्दी से, प्रशांत बताओ, विक्की बताओ, और जो बच्चे जिन्हें पता हो बताओ। अमोनिया पे टिक करूँ या अमीनो एसिड्स पे टिक करूँ, ये अमोनिया वाले आ गए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा। अमोनिया से यूरिया बनता है लीवर में, लेकिन इन्होंने पूछा है कि यूरिया इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, अमोनिया की तरफ जाएं, अमोनिया एसिड क्या है,
अमीनो एसिड टिक करो और देख लेना, अगर किसी को अच्छा आंसर मिल जाए और रीजन वाइज मिल जाए तो बता देना। डिकम्पोजिशन पूछा है, ये हमारी बॉडी की बात चल रही है, ये बाहर वाली नहीं। तो यहाँ तो जो अमोनिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और यूरिया बनाता है, जो लीवर में घटित होने वाली घटना है। लेकिन किसके टूटने से फाइनली अमीनो एसिड बनेंगे, और अमीनो एसिड के टूटने से आपका क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। ठीक है, चलो और देख लेना इस क्वेश्चन को। हाँ, तो घुमाने वाला ही क्वेश्चन है बेटा, ये घुमाने वाला ही प्रश्न है। चलिए अमीनो एसिड पे टिक करिए अभी फिलहाल। बाकी यूरिया किससे बनता है, अमोनिया से बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन विघटन से की बात कर दिया, शब्द दे दिया तो अमीनो एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी हमारा जो है किडनी स्ट्रक्चर देख लिया, संरचना देख ली, अब यूरेटर भी देख लिया, यूरेटर भी देख लिया। यूरेटर के बाद आता है हमारा ब्लैडर। थोड़ी सी ब्लैडर की संरचना पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा मूत्राशय। मूत्राशय का आकार कैसा होता है बेटा, नाशपति के आकार का जो है अंग है वो क्या होगा, नाशपति के आकार का अंग अगर पूछे तो क्या होगा, आपका ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है। ठीक है, और क्या काम है इसका, ये यूरिन का कलेक्शन करता है। सारी यूरिन जितनी बनती है वो हमारे ब्लैडर में जाके इकट्ठी होती है। जब भर जाता है ना, भर जाता है तब दिमाग के पास सिग्नल जाता है, तब हमें फील होता है कि यूरिनेशन के लिए यूरिन करना है, यूरिन करने के लिए जाना। इसमें जो मसल्स पाई जाती है, पूछी जाती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रकार की मसल्स यानी कि पेशी इसमें पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है बेटा, स्मूथ मसल्स पाई जाती है, जिसका नाम है डिट्रासर। डिट्रासर नाम है, मसल का नाम है, स्पेशल नाम है, डिट्रासर वाली मसल पाई जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्मूथ वाली, यानी कि स्मूथ का मतलब क्या, कौन सी वाली पढ़ रही हमने, स्मूथ में मसल पढ़ चुके हो तुम। ठीक है, कौन सी होती है स्मूथ, स्मूथ वाली को और किस किस नाम से जानते हैं बेटा, किस किस नाम से जाते हैं, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंट्री आए तो भी करेक्ट होगा, स्मूथ आए तो भी करेक्ट होगा। बाई चांस हो सकता है स्मूथ ना दे और इनवॉलेंट्री दे दे, और नॉन स्ट्रेटेड या फिर नॉन स्ट्रेटेड, तीन नाम है ना इसके, याद आ रहा है, तीन नाम थे, यानी कि चिकनी मांसपेशी बोल दो या अनैच्छिक मांसपेशी बोल दो, अनैच्छिक वाली बोल दो, या नॉन स्ट्रेटेड, असंरेखित या अरेखित, असंरेखित या अरेखित, तीनों नाम एक ही है, तीनों के नाम एक ही है। हाँ, अनैच्छिक, अनैच्छिक बोल दो, अनैच्छिक वाली को ही हम चिकनी वाली बोलते हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरेखित मसल। तीनों नाम एक ही के हैं, तीन तरह की पढ़ी थी, याद आ रहा है, कार्डियक, स्मूथ, और एक और कौन सी, वॉलेंट्री वाली, तीन तरह की पढ़ी थी ना। तो इसमें कौन सी होती है, चिकनी बोल दो, अनैच्छिक बोल दो, या असंरेखित वाली बोल दो, ये मसल्स का बना होता है, ये है ना, जिसमें जिसको आसान लगे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कुछ सेंसिटिव सेल होती हैं इसके अंदर, कुछ क्या संवेदी कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या काम है, ये सिग्नल भेजे कि दिमाग के पास की ब्लैडर भर गया, खाली करना इसको, वो। चलिए अब जरा क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। मूत्राशय किस प्रकार की मांसपेशी ऊतक से बना है, द यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू, चिकनी, कंकाल वाली या हृदय वाली या कनेक्टिव वाली, कौन से टिश्यू मिलेंगे इसमें, कौन सी मिलती है, कौन सी वाली मिलेगी, अभी बताया मैडम, चिकनी वाली बोल दो या इनवॉलेंट्री बोल दो या क्या बोल दो, नॉन स्ट्रेटेड बोल दो, बिल्कुल सही, क्वेश्चन बन जाता है बेटा यहां से भी। चलिए अब यूरिन निकालने की जो प्रक्रिया होती है
यूरिन पास करना, बाहर निकालना, उस प्रक्रिया का बायोलॉजी में नाम है जो आपको याद रखना है बेटा, मिक्चुरेशन कहते हैं। मिक्चुरेशन क्या कहलाती है बेटा? मिक्चुरेशन शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, किसे कहते हैं? यूरिन पास करना, मूत्र बाहर निकालने की क्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। ठीक है, और मल बाहर निकालने की प्रक्रिया को डिफिकेशन कहते हैं। ये बायोलॉजी के शब्द हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ते हैं और ये शब्दों को ध्यान नहीं रखते हैं, और यही वाले शब्द अगर पेपर में आ गए तो हमें समझ में नहीं आता कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, आ कहाँ से गया। तो ये शब्द ध्यान रखिए बेटा। मिक्चुरेशन शब्द यूरिन बाहर निकालना, डिफिकेशन यूरिन जो फेसेस हैं, मल है, उसको बाहर निकालना कहलाता है। ठीक है, वो चाबने और निगलने की प्रक्रिया, इंजेशन वगैरह, वो भी पता होना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं के नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? यूरिन कैसे पास करने का सिग्नल होता है? क्या होता है मैडम? तो कुछ नहीं, जब आपका ब्लैडर भर जाता है, मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है, तो जो वो सेंसिटिव सेल होती है, हाँ, पार्चुरेशन बर्थ, गुड, वो भी याद रखना, वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद पढ़ेंगे, अभी याद दिला दी तो अच्छा है। मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है? हाँ, पार्चुरेशन और डिफिकेशन, ये शब्द याद रखना। तो ब्लैडर फुल हो गया तो हमारी सेंसिटिव सेल के पास सिग्नल जाएगा, जब फुल हो जाता है तब, जिसे हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स आपका सिग्नल भेजेंगे। हमारे ब्लैडर का कनेक्शन कौन से सिस्टम से है बेटा? हमारे दिमाग में कौन से भाग से हमारे यूरिन का कनेक्शन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पढ़े हैं आपने कितने तरह के? पीएनएस, सीएनएस पढ़े हैं ना? तो सीएनएस में आपका ब्रेन आता है, तो ब्रेन से कनेक्शन है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इन सेल्स का। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजती हैं, मोटार सिग्नल आते हैं आपके दिमाग से, वापस रिटर्न वाले सिग्नल आते हैं जिन्हें मोटार सिग्नल कहते हैं। ये आपके ब्लैडर की मसल को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या चीज याद रखना है? मिक्चुरेशन में ब्लैडर मैडम फुल हुआ, और फुल होने के बाद हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो स्पेशल टाइप की सेल होती है, उनके पास सिग्नल जाता है, वो सिग्नल भेजेगी दिमाग के पास, सीएनएस के पास। सीएनएस से सिग्नल किस फॉर्म में रिटर्न आता है? वापस से भेजता है कि अब तुम्हारे ब्लैडर भर गया, तुम्हें यूरिन के लिए जाना है, तो वो मोटार सिग्नल होते हैं, वो आएंगे, उसके थ्रू आपका ब्लैडर पिचक, कॉन्ट्रेक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तुमको तो अरे यूरिन आ रही, भागो भागो भागो, तो वही कॉन्ट्रेक्शन होते हैं बेटा। ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और यहाँ पर आपका जो है यूरेथ्रा से यूरिन निकल जाता है, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह से पूरा मिक्चुरेशन की विधि चलती है। ठीक है, स्पिंक्टर, और हाँ, अभी नहीं आएगी यूरिन, एक स्पिंक्टर होता है, यानी कि वाल्व होता है, आप जानते हो ना स्पिंक्टर किसको बोलते हैं? वाल्व को बोलते हैं। तो वो वाल्व पे काम करेगा और वाल्व खुलेगा तब जाके यूरिन होती। दो तरह के होते हैं, हमने उसमें भी पढ़े थे, डाइजेशन में भी, यहाँ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा दिए गए स्वैच्छिक संकेत को आरंभ करता है? Which of the following initiates the voluntary signal given by CNS? मूत्राशय में खिंचाव रिसेप्टर्स का ढीला होना, या मूत्राशय का खिंचाव होना, या मूत्राशय की हरकत, या मूत्र मार्ग की हरकत? कौन सा आपका तंत्रिका तंत्र द्वारा जो सिग्नल आते हैं, सीएनएस, मोटार सिग्नल जो आए है ना, मोटार सिग्नल जो आए हैं, उससे क्या होगा? रिटर्न सिग्नल किस पे काम करते हैं बेटा? वो रिटर्न सिग्नल पे किसने काम करा? किसने काम करा था? किसने काम करा था मैडम? मूत्राशय का खिंचाव होगा, तब जाके यूरिन आएगी। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर बी आया, यही तो हुआ। ये मोटार सिग्नल, इन सिग्नलों ने किस पे काम किया बेटा? इन सिग्नलों ने किस पे काम किया? ब्लैडर का जो है स्ट्रेचिंग करी, है ना, स्ट्रेचिंग करी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ से। तो आंसर होगा मूत्राशय का खिंचाव। कहो समझ में आया कि नहीं आया? ये स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिन? क्या कहोगे?
डायूरेसिस, पॉलीयूरिया, डिफिकेशन, मिक्सचरेशन, ये बीमारियां हैं बेटा, ये बीमारियां जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। पॉलीयूरिया, ज़्यादा मूत्र आना, डायूरियसिस, ये सारी बीमारियां हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से जुड़ी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफिकेशन का मतलब आपको समझा चुकी हूँ, और मूत्र त्यागने की प्रक्रिया क्या होगी, मिक्सचरेशन कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आपका सिलेबस जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का भी है, वेटनरी का भी है, एएमसी वाले बच्चों का भी है, तीनों के लिए ये सेम सिलेबस ही है। इन सारा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सिलेबस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बिल्कुल, कितना पोर्शन आपका 11वीं 12वीं का लेना चाहिए, कितना पोर्शन आपका 9th 10th लेवल का लेना चाहिए, सबको मिक्स करके मैंने जो बैच बनाया है। बैच के अंदर पूरा सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया, सारे के सारे टॉपिक आपको बैच में मिल रहे हैं। तो बैच आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो बैच मिल रहा है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक मैंने निचोड़ दिए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, लेवल वाइज, कि कितना लेवल 11वीं 12वीं का पढ़े, कितना 9th 10th का पढ़े, उसके हिसाब से हर एक टॉपिक रेडी करके आपको पढ़ाया है। फाउंडेशन बैच है, उसमें थ्योरी पढ़ाई है बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की, और अभी रिवीजन बैच चल रहा है, तो रिवीजन बैच में आपको उस थ्योरी को मैं रिवाइज करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की मदद से। जो एमसीक्यूज आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, हमारी परीक्षा में, दूसरी परीक्षाओं में भी जो टीसीएस की एग्जाम होती है उनमें भी देखने को मिलेंगे, वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मैं करवा रही हूँ रिवीजन बैच में। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच जो है आपका, यहाँ पर आपको 3 बैच देखने को मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम कौन सा बैच ज्वाइन करें। तो ये वाला जो बैच है बेटा, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी मैंने पढ़ाई है। इसके अलावा ये रिवीजन बैच है जिसमें अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो रिवीजन क्लास है इसमें एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रही हूँ। ये दोनों के दोनों बैच अगर आपको चाहिए, अलग अलग ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है मैडम, हमें दोनों के दोनों बैच एक साथ चाहिए, हमें थ्योरी भी चाहिए, हमें रिवीजन भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, और टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज बेटा 50 टेस्ट सीरीज, 40 से लेकर 50 टेस्ट सीरीज हमने अभी कर दी है, अभी कंप्लीट कर दी। और एग्जाम तक हम कितनी ही टेस्ट सीरीज डेली, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो हम लगाते ही लगाते हैं, और इससे ज्यादा भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इन टेस्ट सीरीज को अगर, और अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हो, वो भी इन बैच के साथ आपको मिल रही है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी, सारा डाटा आपको एक साथ इन्हीं बैच में मिल रहा है। तो क्या मैडम हम ये बैच ज्वाइन करें या ये करें, नहीं, आपको सिर्फ एक ही बैच ज्वाइन करना है। आपके लिए एक नया बैच क्रिएट कर दिया गया है कॉम्बो के नाम से। आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो इस बैच में आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगा और रिवीजन बैच भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो बैच है आपको एक साथ कॉम्बो में मिल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पर अलग अलग कूपन कोड है। आपको मिनिमम कम प्राइस वाला बैच चाहिए, कम से कम में बैच चाहिए कॉम्बो वाला, तो आप लगा के देख लेना, आपको जो कूपन कोड पसंद आए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलेबस बेटा, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, और कहीं से पढ़ रहे हो, ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है, उन सारे टॉपिकों को। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो, आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। बच्चों के कमेंट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए वीडियो रेडी करते हैं। आपका सिलेबस के आधार पर कमेंट आई थी कि मैडम हमें सिलेबस चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा नर्सिंग असिस्टेंट का, वेटनरी का, एएमसी का सिलेबस बता दिया है। अब पढ़ाई चालू कर दीजिए, टाइम मिला है तो उसका उपयोग करिए। हो सकता है कि जो बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं आप उनसे भी आगे निकल जाओ अगर मेहनत कर लो तो आखिरी समय में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।